हाँ, तो हम लोग कर रहे थे बायनोमियल एक्सपांशन एंड अप्रोक्सीमेशन। देखो सर, इसमें जेई वाले ही बैठे हैं, तो ये सब तुम्हें पढ़ने मिलेगा। अलजेब्रा में पूरा एक टॉपिक है जिसमें 7 से 8 लेक्चर सर लेंगे बायनोमियल के ऊपर। हम 2 घंटे में खाली उसके फार्मूले कैसे अप्लाई करते हैं और वो क्या करता है, फिजिक्स में कैसे हेल्प कर सकता है, उस पर ही बात करने वाले हैं। एकदम डिटेल डिस्कशन नहीं होने वाला है। क्या बायनोमियल की जरूरत क्यों पड़ती है आप सबको? सबके लिए नया ही है ना, पहला ही टॉपिक है ये, कोई पढ़ चुका है पहले? तुम पढ़ चुके हो बस ना, ठीक। तो देखो, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर बताओ, तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या लिखेंगे बोलो? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब मैं आपसे पूछूं 1 प्लस एक्स टू द होल क्यूब बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं 1 प्लस एक्स टू द होल रेज टू 4, इसका तो फॉर्मूला पढ़ा नहीं आपने, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? लेकिन टफ नहीं हो जाएगा? एक बार अंदर तोड़ो, फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाओ। अच्छा चलो, तब भी ये ठीक है। मैं आपसे पूछूं 1 प्लस एक्स टू द होल रेज टू 8, अब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर टू द होल क्यूब, या होल क्यूब नहीं लिख पाओगे क्योंकि टफ होगा, तो होल स्क्वायर फिर होल स्क्वायर फिर होल स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर। देखो 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे। क्या ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में नहीं घुस जा रहे हो आप? तो ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको दूर करने के लिए हमने एक टूल पढ़ना है, उसका नाम क्या है? बायनोमियल। बायनोमियल का काम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पावर को सॉल्व करवाता है वो बहुत जल्दी से, ठीक है, बिना ये कैलकुलेशन के, इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन के बिना। अब क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा हम कैलकुलेशन करेंगे उतना ही ज्यादा हम गलतियों के हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। चांसेस ऑफ एरर बढ़ता है कैलकुलेशन बढ़ने से। तो इस कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? अरे बोलो भाई, क्या पढ़ेंगे? बायनोमियल एक्सपांशन। 2 फार्मूले हैं बायनोमियल एक्सपांशन में जो हमें याद रखने हैं। जनरल एक्सपांशन का पहले फार्मूला देख लेते हैं। अच्छा, जब ये आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे ना, तो मैथ्स में बहुत चीजें इसमें मिलती है। नेगेटिव पावर के लिए, फ्रैक्शनल पावर के लिए बहुत तरह का एक्सपांशन पढ़ने मिलता है। हमें खाली पॉजिटिव पावर का एक्सपांशन चाहिए होता है और फ्रैक्शनल पावर का, बाकी हम नहीं लेते। तो जनरल एक्सपांशन क्या है? अगर 1 प्लस एक्स टू द होल रेज टू n है, मतलब कुछ भी पावर है, कोई भी पावर है, इसको आपको ओपन करना है, तो फार्मूला है nc0, फर्स्ट टर्म टू द मैक्सिमम पावर, सेकंड टर्म टू द मिनिमम पावर। क्या है? nc0, फर्स्ट टर्म पर मैक्सिमम पावर, सेकंड टर्म पर मिनिमम। फिर आगे क्या करना है? nc1, फर्स्ट टर्म में से एक एक पावर माइनस करते जाओ और सेकंड टर्म को बढ़ाते जाओ। देखो ये कितना था? n था, पहले टर्म से मैंने कितना माइनस किया? 1, दूसरे पे क्या किया? 1 को ऐड कर दिया। अब आगे बताओ आप क्या लिख सकते हो? nc2, 1 रेज टू n माइनस 2, तो अब क्या आएगा ये? एक्स स्क्वायर। फिर nc3, 1 रेज टू n माइनस 3 एक्स क्यूब। ncn, 1 रेज टू n माइनस n एक्स रेज टू n। ये जनरल एक्सपांशन है। दिखने में बहुत टफ लग रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज है, मैं इसके बारे में समझाता हूँ।
आप ध्यान से समझो, पहले NC को भूल जाओ, जो NC0, NC1, NC2 ये लिखा है इसको भूल जाओ। इसके अलावा क्या लिखा है? ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, सेकेंड टर्म कौन है? x। तो हमने फर्स्ट टर्म पर मैक्सिमम पावर दिया है, सेकेंड टर्म पर 0। फिर जैसे आगे बढ़ रहे हो क्या कर रहे हो? फर्स्ट टर्म से एक एक पावर को कम करते जा रहे हो, और वो पावर किसको देते जा रहे हो? किसको दे रहे हो? x वाले को, सेकेंड टर्म को दे रहे हो। कब तक ऐसा कर रहे हो? जब फर्स्ट टर्म का पावर 0 हो जाए और सेकेंड टर्म का पावर मैक्सिमम हो जाए। ये फार्मूला। अब इसमें जो ये NC0, NC1, NC2 लिखा है, इसका क्या मतलब है? C का मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। क्या मतलब है C का? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास कोई 3 पेन दे दो मुझे अलग अलग कलर के, 2 मिल गया, एक और दे दो, 2। ये 3 पेन है मेरे पास, तीनों अलग अलग कलर के हैं। अगर मैं बोलता हूं कि 3C1 कितना होगा, क्या बोल रहा हूं मैं? 3 क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पेन कितना है मेरे पास? 3। 3C1 का मतलब है हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल टू टेक वन कलर एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन। एक कलर को एक बार में लेना है, कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ताकि रिपीट ना हो कोई भी कलर? 3 ही बनेंगे। एक बार इसको ले लिया, एक बार इसको ले लिया, एक बार इसको, क्या सारा कलर पिक कर लिया आपने? अब अगर मैं फिर से यही लूंगा तो रिपीट हो गया ना। तो रिपीट होने के पहले कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं एक एक के? तो सिंगल कलर के कितने कॉम्बिनेशंस हुए? 3। तो 3C1 कितना हो गया? 3। अब मैं बोलूं 3C2, इसका क्या मतलब होगा? 2-2 का पेयर बनाना है। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल बाय टेकिंग 2 कलर एट अ टाइम विदाउट रिपीटिंग? 3 होगा। कैसे? मैंने ब्लैक को उठाया, ब्लैक और ब्लू को मिला दिया, ब्लैक और इसको मिला दिया, कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 2। क्या ब्लैक अब दोनों से मिल चुका है? तो ब्लैक को हटा दो, इन दोनों को आपस में मिला लो, क्या सब एक दूसरे से मिल गए? तो 3C2 इज 3। 3C3 तीनों एक ही बार ले सकते हो। 3C4 नॉट पॉसिबल। हाँ, समझ में आ रहा है C का मतलब क्या है? अब जैसे ये अब 4 हो गए, मैंने कहा 4C2 बताओ। क्या? 6। वेरी गुड। मैंने ये उठाया सबसे पहले, एक कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन, ये सबसे मिल गया, अलग रख दो। अब मैं ब्लैक को उठा रहा हूं, 4 कॉम्बिनेशन, 5 कॉम्बिनेशन, ये भी सबसे मिल गया, अलग कर दो। ये दोनों भी मिल गए, क्या सब एक दूसरे से मिल चुके हैं? तो कितने कॉम्बिनेशन हुए? 6। तो 4C2 इज 6। C का मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ क्या है? कॉम्बिनेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी मैंने ये 4C2 पूछा, मैं पूछता 10C2, पेपर में आ गया आपको 10C2, तो आप अपना पेन आजू बाजू वाले सबका पेन ऐसे खींच के रखोगे क्या? मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, वहां तो कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, 45। तो अब उसको निकालने के लिए हम फार्मूला पढ़ लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा होगा ना, ये प्रोबेबिलिटी में ऐसा पढ़ते हैं हम लोग, NCR NPR करके रहता है, अभी अब आएगा तो वहाँ पढ़ने मिलेगा। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को मिला करके टॉपिक बनाया जाता है। तो ये जो C है, क्या C का मतलब समझ में आया? C फॉर कॉम्बिनेशन। C फॉर व्हाट? कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे बिना रिपीट हुए? एक कलर को या एक ऑब्जेक्ट को दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो अब इसका जो जनरल कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो 10C2, 20C8, ये निकालना है, तो उसको हम एक अलग फार्मूले से पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं NCR। क्या बोलते हैं? NCR। क्या होता है फार्मूला? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल। ये जो साइन देख रहे हो इसको आप बोलते हो फैक्टोरियल। टफ नहीं है ये,
पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए नया लग रहा है, बट ये टफ बिल्कुल नहीं है। क्या फार्मूला हुआ? एक तो फार्मूला है 1 प्लस एक्स टू द होल रेज टू एन। क्या है फार्मूला? एन सी जीरो 1 रेज टू एन एक्स रेज टू जीरो, एन सी वन रेज टू एन माइनस वन एक्स रेज टू वन, एन सी टू 1 रेज टू एन माइनस टू एक्स स्क्वायर अप टू एन सी एन 1 रेज टू एन माइनस एन एक्स रेज टू एन। एक्स क्या है? नंबर, ये सेकेंड टर्म, कुछ नहीं, वेरिएबल है। x इज ए नंबर, एनीथिंग इट में बी, y हो सकता है x की जगह, b हो सकता है। नहीं मतलब जैसे C कॉम्बिनेशन है तो x का x नंबर है कुछ सिग्निफिकेंस नहीं, जिसको आप एक्सपांड कर रहे हो वो नंबर है, जिसको आप एक्सपांशन में ला रहे हो वही नंबर तो x होगा। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है? एक वैल्यू तुम्हें अभी के लिए याद करनी है, जब मैथ्स पढ़ोगे बाइनोमियल तो वहां आपको प्रूफ कराते हैं। 0 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू 1 होती है। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 लिखो और उसके पीछे के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाओ अनलेस आप कहां पहुंच जाओ? 1 पे। अच्छा 3 फैक्टोरियल पूछूं मैं तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 फैक्टोरियल अगर मैं पूछता हूं तो 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल बोलो आप लोग। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या ये 24 हो गया? अगर मैं बोलूं 5 फैक्टोरियल बोलो, क्या आएगा? 120। क्या किया आपने? क्या मैं ऐसे लिखूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल? क्योंकि लिखना क्या पड़ता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 24, 120। समझ आया? ये दो फार्मूले से आप कोई भी एक्सपांशन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स पावर का, कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स हो। मैं स्टार्ट करता हूं बिल्कुल बेसिक वाले से, क्योंकि जो बेसिक वाला है वो आप जानते हैं। ठीक है? 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर, क्या आएगा ये? 1 स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। 1 स्क्वायर मतलब 1 ना, यही तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको प्रूव करते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए ये करवा रहा हूं, बाकी हम तो कॉम्प्लेक्स पावर ही पढ़ने वाले हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं? 1 प्लस एक्स टू द स्क्वायर, जनरल फार्मूला क्या है? 1 प्लस एक्स रेज टू एन। यहां n की जगह कौन आ रहा है? n की जगह कौन है? 2। 1 की जगह कौन आया? 1 ही है ना। x की जगह कौन आया है? x। यार देखो तुम लोगों को बोलना पड़ेगा ताकि ये प्रूफ करो कि मैं पढ़ा सकता हूं तुम्हारी बैच को। ये तुम्हें प्रूफ करना है कि मूर्तियों की तरह बैठे रहोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। आपको जब बोला जाए बताओ तो आप बोला करो, जितना आप बोलोगे मुझे समझ में आएगा आप कितना ग्रास्प कर रहे हैं, आपको किस लेवल तक लेके जाना है। टू बी वेरी फ्रैंक, जेई के लिए पढ़ने आए हो, अगर आप जेई एडवांस सोच रहे हो तो कोई एंड नहीं है लेवल का, बढ़ते ही चले जाओगे। अरे वो कॉम्बिनेशन में लिखा ना भाई, देखो ना 0 1 2 3 कितने का कॉम्बिनेशंस बनाओगे, इसकी जगह पे तो आ रहा है। 1 की जगह पे कौन आया? देखो फार्मूले में, फार्मूला किसके लिए तुम्हारे पास? 1 प्लस एक्स टू द होल रेज टू, किसके लिए है? सब लोग बोलो, पूरा बोलो फार्मूला। क्या होता है फार्मूला? देख के बोलो, सबको बोलना है। हाँ 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 बोलो।
ठीक। अब ये ना तुम्हें ऐसे, या ये नहीं कि तुम यहाँ आए और खाली ये लिखा हुआ पढ़ने, जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा, और जितना याद होगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। तो आपको याद कराने के लिए ये बताया जा रहा है बार बार कि आप इसको पढ़ो। 1 प्लस एक्स टू द होल रेस टू एन क्या होता है, NC0 1 रेस टू एन एक्स रेस टू 0, NC1 1 रेस टू एन माइनस 1 एक्स रेस टू 0। अब इस फॉर्मूले में मैं इसका इस्तेमाल दिखाता हूं, ध्यान से देखो। 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर है, n की जगह कौन आ गया, फर्स्ट टर्म कौन है, सेकेंड टर्म कौन है, x। तो मैं इसका जनरल एक्सपांशन क्या लिखूंगा, 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर में n की जगह 2 है तो 2c0, हाँ 1 स्क्वायर एक्स रेस टू 0, फिर प्लस 2c1 1 रेस टू 2 माइनस 1 एक्स रेस टू 1, फिर अब मुझे 2c0 2c1 और 2c2 की वैल्यू चाहिए। शायद इसको करने की जरूरत नहीं थी, कॉम्बिनेशन आप अपने हाथ में बना सकते हो, लेकिन अगर लिखना है तो फार्मूले की प्रैक्टिस के लिए तो 2c0 मैं यहां लिखवा दे रहा हूं। 2c0 क्या लिखोगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे, NCR वाला। कौन सा लगाओगे, n की जगह कौन है, 2, तो क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। 2 माइनस 0 कितना होता है, 2 माइनस 0 2 होता है ना, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो 2c0 कितना आ गया। अच्छा 2c1, अब आप लोग बोलो क्या लिखूं मैं, 2c1 के लिए फार्मूला बोलो जल्दी, ठीक है। तो क्या बना ये 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 1, 2c2, बोलो जितना तुम बोलोगे तुम्हें फायदा होगा, 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू, तो ये तो मर गए दोनों, क्या बना 1 बाई 0 फैक्टोरियल, कितना आ गया, या लिख दो, एक लाइन लिखना है तो 1 बाई 0 फैक्टोरियल विच इज 1। सारी 2c वाली वैल्यूज मिल गई सब, यहां रख दो। 2c0 कितना आया है 1, 1 स्क्वायर 1 x रेस टू 0 1, 2c1 कितना 2, x 1 रेस टू 2 माइनस 1 या कुछ भी करो 1 ही आएगा। 1 पर कोई भी पावर रखो, अगर पॉजिटिव पावर रखोगे तो 1 आएगा, नेगेटिव पावर रखोगे तो -1 आएगा ना, अगर और है तो पॉजिटिव नेगेटिव पावर, नहीं गलत बोल दिया मैंने। किसी भी नंबर पे अगर पॉजिटिव पावर रखते हो और सॉरी इवन पावर रखते हो तो कैसी वैल्यू देता है, और पावर दिया तो नेगेटिव, और 1 पर कोई भी पावर रखो आंसर तो 1 ही आता है। तो 2 रेस टू 22 रख दूं क्या, 1 रेस टू 22 रख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, यही वैल्यू आने वाली है। 2c2 कितना है बोलो, 1 रेस टू 0 और ये एक्स स्क्वायर कितना आया, ये 1 प्लस 2x²। समझ आया क्या, कोई दिक्कत। मैं कह रहा हूं यही नहीं, अगर मैं तुमसे पूछता, ये पहला एग्जांपल दिया मैंने, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर ये क्या होता है, तो ये भी आपको पता है, बोलो क्या होता है एक्सपांशन, 1 प्लस x² माइनस 2x। यही होता है। अब इसको भी प्रूव कर लेते हैं अपन, कैसे करेंगे, हाँ वही लिखना है, क्या लिखेंगे 2c0 1 स्क्वायर माइनस x। हाँ अब x का स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि फार्मूले में क्या है, किसके एक्सपांशन दिया है तुम्हें, 1 प्लस एक्स का। तो इसको अगर मैं प्लस बनाना चाहूं तो 1 प्लस इन द ब्रैकेट, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जो x था अभी x की जगह क्या आ रहा है, माइनस x की जगह आया माइनस एक्स। तो ये लिख सकता हूं मैं 2c0 1 रेस टू 2
माइनस एक्स रेस टू 0 प्लस 2c1 1 रेस टू 2 माइनस 1 माइनस एक्स रेस टू 1 प्लस 2c2 1 रेस टू 2 माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या वही चीज है, खाली प्लस की जगह माइनस आ गया है। अब सॉल्व कर लो। 2c0 की वैल्यू कितनी 1 1 स्क्वायर 1 एनीथिंग रेस टू 0 1 2c1 2 1 रेस टू 2 माइनस 1 2। अच्छा ऑड पावर लगा है नेगेटिव नंबर पे तो क्या आएगा ये माइनस एक्स। 2c2 1 एनीथिंग रेस टू 0 ये माइनस एक्स पे इवन पावर रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है एक्स स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करो क्या आया 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, सही है ना। चलिए अब आप मुझे ये नोट करो, नोट करके ये दो सवाल करके दिखाओ। x प्लस वाई टू द होल क्यूब, x माइनस वाई टू द होल क्यूब, x प्लस वाई रेस टू 4, x माइनस वाई रेस टू 4। हाँ पहले लिख लो तो बोला करो बच्चों, बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे नहीं तो टीचर को अच्छा लगता है, टीचर भी एनर्जेटिक होता है, टीचर इन्वॉल्व होता है तुम्हारे साथ कि और ढंग से पढ़ाऊं और डिटेल में चला जाए। चलो आओ एक एक करते हैं, जिनको जिनको नहीं आया देखो मेरे साथ, बस जिनको भी नहीं आया देखो। x प्लस वाई रेस टू 3, जिनको ये नहीं आया ये देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है ना तो 3c0, ठीक है। फर्स्ट टर्म कौन है x है ना, तो जहां 1 था वहां पे क्या आया अभी x, तो x क्यूब y रेस टू 0 3c1 x रेस टू 3 माइनस 1 y रेस टू 1 3c2 x रेस टू 3 माइनस 2 y स्क्वायर, यही आएगा। और फिर 3c3 x रेस टू 3 माइनस 3 y क्यूब, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, 3c0 की वैल्यू लिखनी होगी। क्या होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। सो 3 माइनस 0 मतलब 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर सकते हो। 1 बाई 0 फैक्टोरियल विच इज 1। 3c1 लिखना है तो बोलो 3 फैक्टोरियल। देखो मैं फिर बता रहा हूं ये नया है लेकिन ये टफ नहीं है, ये तुम्हारे क्वाड्रेटिक से भी आसान है, बस नया है इसे तुम्हें थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा। अब नीचे क्या आ रहा है दो तरीका है, या तो ऊपर लिखो 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे लिखो 2 इंटू 1। हाँ मतलब लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो 3 फैक्टोरियल क्या 3 फैक्टोरियल क्या 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 का मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, तो 2 इंटू 1 को मैंने 2 फैक्टोरियल लिख दिया। आवाज थोड़ा बंद कम करो, या मुझसे बात करने बोला है, आपस में बात करने नहीं बोला है तुम्हें। 3c2 क्या होगा 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, देखो वही तो आ गया ना, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब मैंने 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इसलिए लिखा कि ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर पाऊं मैं। 3c3 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मिल गया। बस अब तो खत्म हो गया सवाल बेटा। 3c01 x क्यूब
1, 3C1 की वैल्यू 3x² y, 3C2 भी 3x y², 1 1, तो x³ प्लस 3x² y, 3xy² प्लस y³ ये आंसर है। अगर आप चाहो तो इसको एक लाइन और आगे भी सॉल्व कर सकते हो। x³ प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 3xy, तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस y³। ये भी आंसर लिखो, दोनों एक ही बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इसको लेवल अप करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक बात बताओ, बार बार ये पूरा लिखते हो, आपने एक चीज नोटिस किया है, एनीथिंग C0 हो, किसी का भी 0 कॉम्बिनेशन हो, क्या उसकी वैल्यू 1 आ रही है? आपने 2C0 लिखा, उसकी वैल्यू भी 1 है। आपने 3C0 लिखा, उसकी वैल्यू भी 1 है। आपने 4C0 लिखा होगा, उसकी वैल्यू भी 1 ही है। आपने 2C2 लिखा, उसकी वैल्यू कितनी है, 1। 3C3 भी कितना आया, 4C4 भी कितना आया। तो क्या मैं ये कर सकता हूं कि जब भी मुझे आगे सॉल्व करना होगा, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, मैं फर्स्ट टर्म में जो 3C0 होगा या एनीथिंग NC0 उसकी वैल्यू 1 बोल सकता हूं, और NCN को क्या बोल सकता हूं, तो दो में सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा कौन सा था, x माइनस वाई टू द होल क्यूब। अपना अपना आंसर मैच करते रहो, कहीं कुछ गलती हो तो सही कर लेना। x माइनस वाई टू द होल क्यूब था ना, तो क्या लिखेंगे, 3C0 x रेज टू 3 माइनस वाई रेज टू 0, 3C1 x रेज टू 2 माइनस वाई रेज टू 1, 3C2 x रेज टू 1 माइनस वाई का स्क्वायर, 3C3 x रेज टू 0 माइनस वाई टू द क्यूब। 3C0 कितना आया है, 1, x³ एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, 3C1 इज 3x², नाउ इट वुड बी माइनस वाई क्योंकि ऑड पावर है, प्लस 3C2 3x माइनस वाई पर इवन पावर है तो y² लिखा जाएगा। इवन पावर है तो माइनस हट जाता है। 3C1 की 3 की वैल्यू 1, ये भी 1, और ये भी आपका ऑड पावर है तो माइनस y³ ही बना रहेगा। ये बस सॉल्व हो गया। x³ माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस y³। सही थे सब लोग? कितने लोग सही थे? गुड। जिनकी जिनकी गलती थी ढूंढो जरा, क्या क्या गलतियां थी उसको सही कर लो। और क्या था, x प्लस वाई टू द होल रेज टू 4, 4 वाला कैसे करेंगे, देखो x प्लस वाई टू द होल रेज टू 4 क्या लिखेंगे। जिनको नहीं आया है वो मेरे साथ ध्यान से देखें, कोई गलत बात नहीं है नहीं आना, लेकिन अगर आप पूछोगे भी नहीं फिर दिक्कत है। इसको क्या लिखेंगे, 4C0, 4 था ना, x रेज टू 4 y रेज टू 0 प्लस 4C1 x रेज टू 4 माइनस 1 y रेज टू 1, 4C2 x रेज टू 4 माइनस 2 y², 4C3 x रेज टू 4 माइनस 3 y³, 4C4 x रेज टू 4 माइनस 4 y रेज टू 4। करेक्ट। मैं ना अभी 2 बताया, आप प्रैक्टिस के साथ कई सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे मुझे ये पता चल रहा है 4C0 तो 1 होगा, 4C4 भी 1 होगा, और मुझे ये भी पता चल रहा है कि 4C1 की वैल्यू 4 होगी। कोई भी 1 का कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, NC1 की वैल्यू हमेशा n ही होने वाली है। सही बात है ना। तो मैं अगर मुझे लिखना है, मैं इसको यहां अलग से बना दे रहा हूं, 4C0 में डायरेक्टली 1 लिख दूं, 4C4 को भी मैं डायरेक्टली 1 लिख दूं,
4C1 कोई भी n कॉम्बिनेशन लोगे तो उसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, वो ऐसे लिखी जाएगी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 इंटू 1। तो ये होगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 विच इज 4। अब देखो 4C1 4 आया, 3C1 3 आ रहा है, यही है ना। तो 1 0 और n वाली वैल्यू आप याद रख सकते हैं, 1 0 और n। 4C0 या एनीथिंग C0 इज 1, एनीथिंग C टू एनीथिंग इज 1, मतलब NCN, और एनीथिंग का वन फर्स्ट कॉम्बिनेशन विल बी n ओनली। ये तीन चीज आप याद रख सकते हैं। 4C2 6 आया था, अभी हमने वो प्रैक्टिकल से भी देखा था। तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 लिख दो 2 फैक्टोरियल को। तो 2 2 जा 4, ये आ गया 6। और कौन बचा, 4C3, जगह ही नहीं बची। 4C3 मैं यहां लिख रहा हूं, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो इसको मैं 4 इंटू 3 लिख दूं 4। बस वैल्यू डाल दो, 1 x रेज टू 4 1, 4 x क्यूब y, 4C2 6 x स्क्वायर y स्क्वायर, एंड दिस इज 4C3। देखो 4 ही आया है, x y क्यूब 1 इंटू एक्स रेज टू 0 इंटू वाई रेज टू 4, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6xy स्क्वायर प्लस 4xy क्यूब प्लस वाई रेज टू 4। टफ है क्या? मुझे नहीं लगता ये टफ है ना, ये खाली नया है तो एक बार तुम्हें यूज टू होने में टाइम लगा है। अब जिनको नहीं आया है, सारी वैल्यूज लिखी है, x माइनस वाई टू द होल रेज टू 4 आप कैलकुलेट कर लेना घर पे। हाँ हो गया। माइनस में क्या क्या चेंज आएगा देखो, सेकेंड टर्म नेगेटिव आ जाएगा। आप घर पे सॉल्व करोगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं इसमें क्या आंसर आएगा, अगले लेक्चर में मैं करवा दूंगा। जब माइनस वाला करोगे तो ये लिखा जाएगा x रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy क्यूब प्लस वाई रेज टू 4। ये आंसर आएगा, क्योंकि जहां जहां पे y पर ऑड पावर है वो नेगेटिव वैल्यू लेके आ जाएगा, इवन पावर में कोई चेंज होने वाला नहीं है। अरे सही है, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी नोट करो फिर आगे चलते हैं। 1 घंटा हो गया है, अभी अप्रोक्सीमेशन पढ़ाना है मुझे और आज ट्रिगो भी खत्म करना है। तुम लोगों की छुट्टियां कब से हो रही हैं? 23rd। मैं नेक्स्ट वीक में आपको एक बार मिलूंगा। चलो तो ये हो गया। अब इसमें और आगे चलते हैं, कुछ और वैरायटी। क्या वैरायटी है ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स रेज टू एन जो अभी आपने पढ़ा है, ये 1 प्लस एक्स रेज टू एन क्या पढ़ा आपने, NC0 1 रेज टू एन एक्स रेज टू 0 यही पढ़ा ना। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। क्या नहीं दिख रहा है? NC0 क्या लिखोगे, बोलो?
1 आएगा। अभी हमने पढ़ा था एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? NC1, ये तो n आना चाहिए। आओ देख लेते हैं। n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। जरा बताओ ऊपर क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड। n माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, तो ये n करेक्ट। NC2 बताइए जरा। n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हाँ, अब देखो नीचे n माइनस 2 है ना, तो इसको लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। नीचे वाले को इसको कैंसिल आउट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंटू 3 फैक्टोरियल, सॉरी 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है। ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया? n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ऐसे ही NC3 NC4 NC5 निकालोगे। NC3 में क्या लिखता मैं? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, और नीचे आता है 6, मतलब n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6। ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, आपको उतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इन सब को इस्तेमाल करके अगर यहाँ ये सिंप्लीफाई करना चाहूं तो क्या 1 प्लस एक्स रेज टू एन को मैं ऐसे लिखूं 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस n इंटू 1 इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और ऐसे लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 इंटू एक्स रेज टू एन। यही आएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर यहां माइनस साइन होता तो माइनस होता तो ये प्लस, या अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। यहाँ कोई भी चेंज नहीं होगा। सब साइन को प्लस रखना और वो x को ब्रैकेट में माइनस रख दिया तो दो कैसे अलग अलग करोगे? बाद में तुम्हें सिंप्लीफाई करके माइनस बाहर लाना ही पड़ेगा। फाइनल आंसर में तो माइनस बाहर नहीं लाओगे तो गलत हो जाएगा। अंदर माइनस नहीं देना, कोई भी आंसर आएगा तो सिंप्लीफाइड वे में आएगा, उसके लिए माइनस तुम्हें बाहर ही लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा के आंसर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी आंसर मैच ही नहीं कर पाएगा फिर। इसलिए यहाँ पे प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, और आगे ऐसे जैसे ये प्लस में आएगा, इसके बाद वाला टर्म माइनस में आएगा, फिर प्लस में आएगा, फिर माइनस में आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। मैंने ये दो लिखा है खाली। जरा सोचो, अगर इसमें मैंने आपको एक कंडीशन दे दी कि इफ 1 इज वेरी मच ग्रेटर देन x, ये कौन सा साइन लगाया मैंने? वेरी मच। एक होता है ग्रेटर देन, अगर सिंगल साइन लगा दिया तो क्या होता है? ग्रेटर देन। दो बार लगाया तो क्या होता है? वेरी मच ग्रेटर देन। अब इससे क्या मिलता है तुम्हें? ये कब साइन इस्तेमाल करते हैं? इट मीन्स x इज मिनिमम 100 टाइम्स स्मॉलर देन 1। अब कई बार अप्रोक्सीमेशन में हम 100 यूज नहीं करते, ये एनसीईआरटी ने लिखा है 100 टाइम्स, लेकिन हम जब अपने आम कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे, जनरल कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे, तो हमें अपने अप्रोक्सीमेशन को थोड़ा चेंज करके चलना पड़ता है। इन जनरल 100 टाइम्स छोटा होना चाहिए x, मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 की जगह क्या आना चाहिए? 100। अगर x की वैल्यू 1/100 होगी तो ये 1 होना चाहिए, तभी तो 100 टाइम्स छोटा होगा ना x शुड बी 100 टाइम्स लेस देन 1, ये कंडीशन है। लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो हम जनरल कैलकुलेशन में ये मान सकते हैं कि x अगर 50 टाइम्स छोटा है 1 से तो भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 50 टाइम्स से कम है तो नहीं करेंगे। x शुड बी मिनिमम 50 टाइम्स लेस देन 1। समझ में आ रहा है? क्या कंडीशन लिखा मैंने? x is very much less than 1 means 1 is very much greater than x, where x should be 50 times less than 1, minimum 50 times। कितना होना चाहिए? x should be minimum
50 टाइम्स लेस देन 1। हाँ मैक्सिमम वैल्यू 0.0। हाँ, अब ये कैसे करेंगे सॉल्व, जरा सोचो। अगर ये 1 बहुत बड़ा हो गया x से, तो पहला वाला टर्म में तो x का कोई रोल ही नहीं है। दूसरे वाले टर्म को लिखोगे तो प्लस है तो प्लस nx, माइनस है तो माइनस nx। तीसरे टर्म में जाओगे तो x का स्क्वायर है। सोचो अगर x पहले 50 टाइम्स छोटा था, अब उसको स्क्वायर कर दिया, 2500 टाइम्स छोटा हो गया। आगे जाओगे तो क्यूब बन जाएगा। क्या वो 1,25,000 छोटा हो गया? बराबर है ना? क्या जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो x की वैल्यू बहुत छोटी होती जा रही है। यहां तक कंपेरेबल है, यहां तक जाओगे तो 50 टाइम्स छोटा है। इसके आगे गए तो सडनली वो ड्रास्टिक चेंज दिखा, 50 गुना से 2500 टाइम हो गया। तो बहुत दिक्कत है ना, मतलब बहुत आगे है। तो इसका मतलब ये है, अगर ये कंडीशन मिल रही है तो आप हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया? क्योंकि ये सारी वैल्यूज बहुत छोटी होती जाएंगी। क्योंकि देखो ना, ये 2500 टाइम्स छोटा आया, उसके बाद 2 से डिवाइड भी करना है तो और छोटा हो जाएगा। तो हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम उस केस में बात करेंगे तो 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस आर माइनस एन एक्स, प्लस और माइनस एन एक्स। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं इसको? अब इस अप्रोक्सीमेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के आपको पढ़ना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि फिजिक्स में बाइनोमियल एक्सपांशन से ज्यादा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को इस्तेमाल करते हैं। मेरा काम बहुत छोटे से पॉइंट में हो जाता अगर मैं तुम्हें ये बोल दिया होता कि बच्चों आओ बाइनोमियल पढ़ते, 1 प्लस माइनस एक्स टू द होल रेज टू n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन एक्स है, तो आप 99% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। किसी भी फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन होता बाइनोमियल से सॉल्व होता, लेकिन वो 1% क्वेश्चन बचता। उस 1% के लिए हमने एक्सपांशन भी पढ़ा है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है तो समझ में आ रहा है ना, x शुड बी 50 टाइम्स लेस देन 1 और पहला टर्म कंपलसरी कितना होना चाहिए? 1। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको, आइए देखते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कि रूट 99 की आप वैल्यू बताओ, तो आप क्या ऐसे जनरली अगर अप्रोक्सीमेट करोगे तो आप क्या बोलोगे? 100 का रूट कितना होता है? 100 का रूट कितना होता है? 10। तो 99 इज वेरी क्लोज टू 100, तो 9.9 समथिंग आएगा। तो आपने अगर मुझे ऑप्शन में बड़ा डिफरेंस दिख रहा है 9.4, 9.6, 9.1, 9.9, तो आप 9.9 तो टिक कर दोगे। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ऐसा दिखता 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, अब ये सारी वैल्यूज क्या आप रफली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं? रूट 99 है, आपको पता है इट इज वेरी क्लोज टू 100, तो आप बोल सकते हैं कि 9.9 समथिंग आंसर आएगा। तो अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में वो सेपरेशन दिख रहा है कि सेपरेशन गैप है, आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो 99 की वैल्यू में आप अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाएंगे। खैर ये कैलकुलेशन बहुत रेयर आता है, जब ओलंपियाड्स वगैरह में जब आपको वो चेक करना चाहते हैं कि आप कितना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है, तब ये चीजें देते हैं। वो आपके जेईई मेंस में जो सवाल आते हैं वो ऑप्शन बेस्ड होते हैं और ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में आप रफली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता है। वहां आप रूट 99 को 9.9 लिखेंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां आपका काम बन ही नहीं रहा है, आपको कैलकुलेट करना है, जरा आप अगर रफली आइडिया दोगे तो क्या दोगे? 9.967
4 तो बहुत कम हो जाएगा। चारों ऑप्शन तो बोल दिया, कोई तो एक होगा ही। 9.95। अब देखो सबका गलत हुआ अप्रोक्सीमेशन। तो इसको मुझे करना होगा ना, जब ऐसे ऑप्शन दिखेंगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं अप्रोक्सीमेशन लिखूंगा ही नहीं, मैं सॉल्व करूंगा। कैसे? ये क्या है ध्यान से देखना, आपको भी समझेगा, बहुत आसान है। √99, क्या मैं इसको लिख दूं 100 - 1? लेकिन मुझे पहला टर्म कैसा चाहिए? 1। अभी कौन है पहला टर्म? 100 है ना। पहला टर्म आपको 100 चाहिए कि 1 चाहिए? 1। तो 1 कैसे बन सकता है ये? सोचो, अगर 1 नहीं तो माइनस कॉमन ले लोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो नेगेटिव रूट मतलब इमेजिनरी रूट पहुंच जाओगे, और इमेजिनरी अभी आप नहीं पढ़े हो। मुझे ये 1 बनाना है, इसको तो 100 से डिवाइड कर दूं। 100 को 1 कब बना सकते हो? जब डिवाइडेड बाई 100 हो। लेकिन किसी भी नंबर में 100 से आप डिवाइड कर दोगे तो गलत हो गया ना। तो एक काम ना कर दें, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और 100 से डिवाइड भी कर दूं, तो पहला टर्म 1 भी बन जाएगा और कोई चेंज भी नहीं। अभी कोई चेंज हुआ क्या? किसी भी नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो तो कोई चेंज नहीं आता। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं अभी, रूट के अंदर 100 और ये 100 को अंदर भेज दूं, तो 100/100 -1/100 बन जाएगा। अरे क्या किया, ये 100 को अंदर भेज दिया, बाकी वैसे का वैसे है। ये √100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना? 10। क्या अंदर बचा है अपने पास 1 - 1/100? हाँ बोलो। अब मैं इसको लिखता, ये 1 - 1/100 रेज़ टू 1/2। अब पहला टर्म आपको 1 दिख गया, दूसरा टर्म कितना है? 1/100। क्या 100 टाइम्स छोटा है सेकेंड टर्म? तो मैं ऐसा बोलूंगा, सिंस 1 is very much greater than 1/100, therefore from binomial approximation इसको क्या लिख सकते हो? 1 - 1/100 के साथ n को जोड़ दो, पावर को, तो 1/2 इंटू, तो 1/2 कितना होता है? 0.5/100। और आपको पता है डिवाइड करते हैं तो डेसिमल को 0 से 0 नंबर है तो डेसिमल को लेफ्ट में स्विच करते हैं, शिफ्ट देते हैं ना ऐसे लेफ्ट में। तो ये ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस 2 डिजिट है तो 0.005। सॉल्व करो तो आएगा 10 इंटू 0.995 या 9.95। हालांकि ये भी प्योर परफेक्ट एक्यूरेट वैल्यू ये भी नहीं है, थर्ड प्लेस पर चेंज हो सकती है वैल्यू, लेकिन उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है। अब जैसे पाई की वैल्यू आपको पूछे, आप 3.14 लिख देते हो कि ऐसे ढूंढते रहते हो 142 142 142, क्योंकि कभी खत्म तो होगी नहीं। तो वैसे ही ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन 9.9 से ज्यादा एक्यूरेट है। देखो यहाँ पे बहुत सारे लिखे हैं, आप एक एक करते जाओ। कुछ नहीं है, मैं मजे ले रहा हूं बस, मुझे भी नहीं पता क्या दे रहा हूं। आओ देखो, √98 इसको मैं ऐसे लिखता 100/100, 100 - 2, हाँ 9.97 नहीं आएगा, 9.997 आएगा। तो ये 100 - 2, तो यहां से ये बनता 100 1 - 2/100, या मैं ऐसे लिख दूं
100 का रूट हो गया 10, 1 माइनस 2 बाई 100 टू द पावर हाफ, 10 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 100, तो 10 1 माइनस 0.01, तो 10 इंटू 0.99, 9.9, ये रूट 98 है। समझ में आया सबको? कितने लोग हैं जिनको नहीं आया अभी भी? 101 में क्या करेंगे? अब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम इतना लंबा चौड़ा लिखोगे भी नहीं, डायरेक्टली ये लाइन लिख सकते हो, 100 बाई 100, 1 प्लस 1 बाई 100। टेन 1 प्लस 1 बाई 100 टू द पावर हाफ, रूट 101 की वैल्यू, रूट 102, देखो ये सबके सही है ना आंसर? मैच करते जाओ अपने आंसर, नहीं आया तो लिखते भी जाओ। 9 पॉइंट, अच्छा 1001, ये आ गया सबको? 997 आएगा ना? देखो तुमने कैलकुलेशन में एरर कर दिया। क्या करते हो, इसको ऐसे लिखते हैं ना, 1000 माइनस 1, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से करोगे तो क्यूब रूट ऑफ 1000 तो 10 होता है, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई 1000 टू द पावर 1 बाई 3, ठीक है ना? तो 10 1 माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 1000, ऐसे तो ये आएगा 0. एकदम लास्ट में 76999, तो 9.9967। अगर आपको ये नहीं लिखना है, आप अप्रोक्सीमेटली इसको 9.9 लास्ट क्योंकि अप टू 3 डिजिट एक्यूरेट वैल्यू होती है ना, तो फोर्थ को आप राउंड ऑफ कर सकते हैं अपने आप। क्यूब रूट ऑफ 1001 बताइए। दिमाग मत लगा, ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, मुझे पता है तुम लोग दिमागदार हो गए हो। इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कल भूल जाओगे। उसे लॉजिक पकड़ लिया, बस वही प्लस माइनस कर रहा है बैठ के। ठीक है, पता नहीं 1002 कुछ अलग आएगा, देखो क्यूब रूट है वो। अब बस ज्यादा बकवास थोड़ी करेंगे बाइनोमियल में। समझ गया ना तुम्हें क्या करना है? यही वाला चाहिए अपने को। 003 ना,
10.003 आएगा ना। 10.00 सबको आ गया? कैसे करना है मुझे सिखाओ। सिखाओ बच्चों मुझे। तो जीरो जीरो थ्री बोल सकते हो। लास्ट वाले को आप एलिमिनेट कर सकते हो। हो गया? हेडिंग बनाइए ट्रिगोनोमेट्री। आज ट्रिगो भी खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम ग्राफ पढ़ेंगे और फिर कैलकुलस चालू कर देंगे, जो कैलकुलस ही इसका मेन पार्ट है। देखो ट्रिगो में बहुत सारी चीजें आप जानते हो, बहुत सारी चीजें आपके लिए नहीं होंगी। क्या जानते हो आप ट्रिगो को कहां पे अप्लाई कर सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। कहां कर सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। आपको रेशियोज पता होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट सेक, कोसेक, उनमें रिलेशन क्या है, और आइडेंटिटी भी आपको आती होगी, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 1, 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज भी पता होंगी। और क्या आप 90 के ऊपर वैल्यूज निकाल पाते हैं? 150, 270 ये सब आता है। क्या आप साइन 75 की वैल्यू निकाल पाएंगे? क्या है? क्या होता है फॉर्मूला? चल रहा है क्या ट्रिगो अभी? अच्छा, क्या क्या कराया? साइन ए प्लस बी करा दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन सी प्लस साइन डी, अच्छा वो ऑल एड शुगर टू कॉफी। चलो मैं कराता हूँ तुम लोग, मैं करा देता हूँ। देखो तुम लोग ऐसे मुंह देख रहे हो, मुझे डर लग रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई नहीं, मैं फिर से करा दे रहा हूँ। 15-20 मिनट लगेगा, खत्म करता हूँ। इसके बाद अगली बार मत बोलना नहीं कराया है, ठीक है? क्योंकि अब मैं ग्राफ में घुसूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और फिर वहां से अब डेप्थ और बढ़ाते जाऊंगा मैं, क्योंकि हम कैलकुलस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो भी एक नया टॉपिक होगा तुम्हारे लिए और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। 90 के सामने जो साइड होती है उसको क्या बोलते हो आप? ठीक है। और साइड जो थीटा जहां पे हम डिसाइड करते हैं उसके अपोजिट होगी, उसको हम ऑपोजिट बोलते हैं, या फिर उसी को एक और नाम देते हैं परपेंडिकुलर। जैसे मैंने थीटा यहां ले लिया तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो गया। अब तीन ही तो साइड होती है ट्रायंगल में, तो रिमेनिंग साइड को हम एडजेसेंट बोलेंगे या फिर, पता है? अब आपको ये पता होना चाहिए 90 के सामने वाली साइड जो हाइपोटेनस की लाइन है वो हमेशा फिक्स्ड होती है, बाकी लाइन फिक्स्ड नहीं होती है। अब थीटा चेंज करोगे तो ये जो आपका परपेंडिकुलर और बेस है वो आपस में चेंज हो जाएगा। इसी को अपन O भी बोलते हैं, इसको अपन A बोलते हैं।
एच स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम ना। अच्छा, रेशियोज अगर मुझे देखना हो तो साइन थीटा की वैल्यू बोलो, अपोजिट अपॉन कॉस थीटा। बेस तुम लोग पढ़े हो क्या? अपोजिट या एडजेसेंट जो भी पढ़े हो अपना लिख लेना, बेस पढ़े हो तो बेस लिख लेना। tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, cot थीटा cot क्या 1/tan थीटा नहीं हो गया? अब देखिए वही तो हो रहा है। sec थीटा 1 by 1 अपॉन cos, cosec थीटा बराबर है, जानते हो ना ये। और ये भी जानते होगे कि tan थीटा की वैल्यू sin theta cot theta plus और आइडेंटिटीज भी जानते होगे कौन कौन सी होती हैं। sin square theta plus cos square theta is equals to 1 plus tan square theta is equals to sec square theta plus cos square theta is equals to cosec square theta। सब तो जानते हो तुम लोग। बराबर, ये सब जानते हो ना। ये डेटा एक और चीज जानते होगे आप लोग यहाँ पे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू बोलो, साइन 0 कॉस 0 टेन 0। देखो ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए, बार बार इस्तेमाल होंगे ये सब। हाँ ये करा है। पता है ये करा है। तो टेन कॉट की वैल्यू 1/10 तो 1/0, कॉस 1/sec और ये 1/sin तो नॉट डिफाइंड। 30 डिग्री 1 by √3/2 1 by 3 root 3 2 by 3 और root 2 45 1 by root 1 by root 2 1 by root 2 वेरी गुड 1 1 और 1 कौन है ये, किसका लिख रहे हैं हम लोग? अच्छा कॉट का, हाँ 1 root 2 root 2 root 60 डिग्री 2 3 by 2 1 by 2 3 1 by 3 अरे हाँ ये होगा √3/2 1/2 √3 1/√3 सेक की वैल्यू 2 और ये वैल्यू 2/√। लैग कर रहा है क्या ये? 2/√3 90 डिग्री लिखना है। 1 0 नॉट डिफाइंड तो 0 और ये सेक लिखोगे तो नॉट डिफाइंड और ये 1। तो डेटा भी आपको पता है ना, जिनको नहीं पता ये याद रख लेना, इसको नोट करो। अब हम इसके ऊपर की वैल्यूज देखेंगे। एक और चीज यहाँ पे जो आपको पता करनी है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? pi by 1 हाँ π/180 से मल्टीप्लाई और रेडियन टू डिग्री क्या होता है ना, ये अभी तुम लोग को लग रहा होगा पता नहीं क्या करा रहा है।
लेकिन बेटा ये बाद में काम आएगा आपके, जब अच्छे सवाल करोगे तो ये उस टाइम पे ना बहुत काम आते हैं। छाप लो जल्दी। छापा है क्या पहले भी? फिजिक्स में छाप लो, अब क्या करोगे, आधे लोगों को नहीं पता है ना। तुम लोग अगर ढंग से छापोगे तो 125 को छोड़ दूंगा। जाओ 5 मिनट पहले। सब लोग लिख चुके क्या? हो गया? तो ये अब यहां देखो आपके पास डिफाइंड एंगल कौन कौन से हैं? 0, 30, 45, 60 और 90। क्या इतने ही एंगल होते हैं क्या? 360 तक भी होते हैं, उसके ऊपर भी होते हैं। तो सोचो अगर मुझे ऐसे कैलकुलेट करने बोलता कि साइन 120 की वैल्यू निकालो, आपको कहां तक पता है? 90 तक। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए क्वाड्रेंट रूल यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं ASTC रूल, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, तो ऐड करना जानते हो ना, कैसे करेंगे? ए मतलब कौन से, कहां पे आएगा वो? एस कहां आएगा? थर्ड। तो यहां पे सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इसमें कौन कौन होता है? साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव। यहाँ पे टैन और कॉट होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और यहां पर बाकी सारे कैसे होते हैं? नेगेटिव। इनके साथ में एक और रूल भी काम करता है ना, 90 एंड 270 चेंजेस। पता है ये? चेंज होने का मतलब, हाँ, साइन रहेगा तो कॉस में, कॉस रहेगा साइन में, टैन रहेगा तो कॉट में और कॉट रहेगा तो टैन में, सेक रहेगा तो कोसेक में और कोसेक रहेगा तो ये चेंज होता है। लेकिन 180 और 360 है तो नो चेंज। करेक्ट? साइन है तो साइन में। अब अगर मुझे साइन 120 की वैल्यू निकालनी है तो ये तीन चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। पहले 0, 30, 45, 60 और 90 ये डिफाइंड वैल्यू है। जब 120 को आप ब्रेक करोगे तो सबसे पहले ऐसे ब्रेक करो कि एक पार्ट इधर 90, 180, 270 या 360 में से कोई हो जाए और दूसरा कौन रहे? डिफाइंड वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 में से। जरा देखो 120 को क्या क्या लिख सकता हूं मैं? 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूं, या फिर 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूं। क्या इसका पहला टर्म 90, 180, 270 और 360 में से कोई एक है? पहला क्या? 90, 180, 270 और 360। देखो पहला वाला 90 है। दूसरा क्या डिफाइंड वैल्यू है अपने पास? 30 डिग्री है, सॉल्व कर सकते हैं। अब 90 है, सबसे पहले यहां साइन देखते हैं। साइन कैसे? 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में कौन पॉजिटिव है? और आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? तो ये पॉजिटिव। सबसे पहले ये देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है, उसमें कौन पॉजिटिव है। फिर ये 90 आया, 90 का मतलब चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? तो कितना हो गया ये? दूसरा देखो 180 में से कुछ भी माइनस करोगे तो क्या आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहोगे? साइन पॉजिटिव होता है। और ये 180 है मतलब नो चेंज। तो क्या ये भी √3/2? तो पहले साइन देखना है कौन से क्वाड्रेंट में हो, उसमें कौन पॉजिटिव है। फिर आपने ब्रेक किया, इसको देखना आपने 90 में ब्रेक किया, 180 में किया, 360 में किया या फिर 270 में किया। ये आपको आता है सबको? मैं ना कराऊं ये चलेगा? अच्छा, कुछ और फार्मूले जो आपको जानने हैं
क्यों चाहिए होंगे वो देखो कि अगर मैं साइन 75 डिग्री की बात करता हूं तो मैं अगर 90 में तोड़ना चाहूंगा तो 90 माइनस 15 बन जाएगा। 15 की वैल्यू पता है क्या आपको? नहीं पता है। हाँ, तो अब ऐसे नहीं तोड़ सकते, तो अगर ऐसे नहीं तोड़ सकते तो 45 प्लस 30 में तोड़ा हमने इसको। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 45 प्लस 30, तो ये वाला रूल तो वहां काम नहीं करेगा क्योंकि कोई भी टर्म 90 हुआ ही नहीं। हुआ क्या? तो ऐड शुगर टू कॉफी रूल काम नहीं करने वाला है। अगर ये क्वाड्रेंट रूल काम नहीं करेगा तो क्या मैं ऐसे कर दूं, साइन से अंदर मल्टीप्लाई, साइन 45 प्लस साइन 30? नहीं कर सकते। क्या हो गया? तो साइन 45 प्लस साइन 30, कुछ लोग ऐसा करते हैं, इसलिए बता रहा हूं, अंदर साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये गलत है, आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले लगाए जाते हैं। जैसे साइन 15 होता अगर, तो उसको मैं लिखता 45 माइनस 30 साइन में। ठीक है, 90 के नीचे सब अंदर पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो भाई वैल्यू तो चाहिए होगी ना। तो 45 माइनस 30 भी नहीं कर सकते, नहीं, तो बाई 2 तो हाफ एंगल फार्मूला बन जाएगा फिर। नहीं, अब देखो, तो ये नहीं लिख पा रहे हो डायरेक्ट ना, फंस गए ना, तो नहीं कर सकते। ऐसे जबरदस्ती कुछ थोड़ी कर दोगे, तो क्या मिलेगा उससे? तो उससे क्या मिलेगा? वो वैल्यू है कितनी वही तो बताना, उसके तो उसके आगे वाली वैल्यू भी तो नहीं पता अपने को। गेम खेल रहे हो तुम लोग, ये वाला कर लेते। तो ये 45 प्लस 30 जब ऐसे फंस जाओगे तो इनको सॉल्व करने के लिए दोस्त, इनको सॉल्व करने के लिए अपने पास कुछ सेट ऑफ फार्मूले हैं, वो अपन जान लेते हैं। पहला, साइन ए प्लस बी क्या होता है? अरे बोलो। दूसरा फार्मूला साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मैं साइन वाले सारे फार्मूले लिख देता हूं पहले। साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए। अच्छा, ध्यान से देखना, ये क्या है? साइन 2a। अगर मैं आपसे साइन ए की वैल्यू पूछता तो ए लाने के लिए मैं क्या करता, यहां पे 2 से डिवाइड करना पड़ता। इधर मैंने थीटा में अगर ए से 2 से डिवाइड किया है तो जहां जहां थीटा है वहां मुझे 2 से, तो साइन ए की वैल्यू बन जाती है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। अच्छा, साइन ए बाई 2 पूछता तो साइन ए बाई 2, तो यहाँ ए बाई 2 के लिए 4 लिखना पड़ता। यहाँ 4 लिखोगे तो यहाँ सब आ जाए। समझ में आ रहा है? नहीं, मैं तुम्हें ना इसका एक ट्रिक बता देता हूं अभी। साइन 2a है ना, क्या आया साइन 2a? ये अगर मुझे कोई साइन a पूछे कितना होगा, तो मेरे पास कौन सी वैल्यू है? साइन 2a की। मुझे साइन a लाना है तो 2a लिखा है, 2a का फार्मूला मैं जानता हूं। इसको a कैसे कर सकता हूं? 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो साइन 2a हुआ कितना करता था? ये तो साइन 2a की वैल्यू है ना। अगर मैंने 2a को 2 से डिवाइड किया है, साइन 2a मतलब थीटा की वैल्यू 2a है, मैंने यहां थीटा को 2 से डिवाइड किया है, तो यहां भी थीटा को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा? यहां भी थीटा को 2 से डिवाइड किया है, तो साइन a की वैल्यू कितनी होगी? अगर मुझसे कोई पूछता कि साइन a बाई 2 कितना होगा, तो मेरे पास कौन सा फार्मूला है साइन 2a का?
इसको a/2 बनाना होगा तो यहाँ 4 से डिवाइड करना होगा, तो ये भी क्या बन जाएगा a/4 और a/4। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इन सबको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। मैं अभी इस पे तुम्हें ना एक क्वेश्चन करवा दूंगा, मुझे लगता है आज टाइम बचेगा नहीं, अगले लेक्चर में ही करवाऊंगा। आज साइन का लिखवा के छोड़ देता हूँ तुम्हें। sin 3a अब तुम्हें इसका रेफरेंस भी देते हुए चल रहा हूं, कहां पे इस्तेमाल करोगे। ये जितने फार्मूले हैं अभी आप उसमें इस्तेमाल तो कर ही रहे हो अपने वेक्टर में। प्रोजेक्टाइल मोशन करके एक टॉपिक आएगा, वहां पर भी अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। और मेन होता है ऑसिलेशन एंड वेव नाम का एक टॉपिक है, SHM जिसको बोलते हो, पेंडुलम वाले सवाल, वहां पे इनके बिना काम नहीं बनता। sin C प्लस sin D, ठीक है। sin 4a का फॉर्मूला नहीं होगा, होता है मैथ्स में पढ़ोगे, अपने काम नहीं आता। sin C माइनस sin D, 2 sin C माइनस D/2 cos C प्लस D/2, ठीक है, नोट कर लो। और भी बहुत कुछ होता है लेकिन अभी के लिए इतना ही।